गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन आ गया है क्लास में? गुड मॉर्निंग पूजा। ओके, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी एक दिन क्लास नहीं हुई थी कल वाली, तो वो वाली क्लास आज हो रही है। ओके। और पूजा, आप इस जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड हैं? जो फिलर फार्म का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ऐड हैं? अगर आप उसमें ऐड हैं तो ठीक है, नहीं ऐड है ना, तो अगर आप टेलीग्राम चलाती हो तो आप मुझे ANCHAL ठीक है, और @ आगे जो लगा है, ये आईडी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मैं मिल जाऊंगी उसमें। ठीक है, मेरी फोटो उसमें लगी हुई है, तो आप मुझको मैसेज कर सकती हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और दूसरी बात, नहीं तो फिर जो यूट्यूब पे एक दिन क्लास हुई थी आपकी एजुकेशन की, जिसमें हमने बुद्धिज्म पढ़ाया था, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। तो उससे के जरिए भी आप उस पर जुड़ सकती हैं। ओके, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पर्सनली भी जैसे पूछ सकती हैं। अभी कल क्लास नहीं चली थी तो मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दी थी कि कल क्लास नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है आपने अनाउंसमेंट नहीं देखी, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ और भी आपको पूछना है क्लास रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली अगर पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल पे @ANCHAL पे आप मुझसे पूछ सकती हैं। ओके, गुड मॉर्निंग अभिज्ञान। हम्म, हाँ, वो क्या है कि सिस्टम पे काम करने पे ना आप पे बहुत जोर पड़ता है, इस वजह से मैंने क्लासेस ले लिया। ओके, ठीक है, तो फिर आज संडे को आप लोग क्लास करिए बढ़िया से 1 घंटे। और अगर आप लोग कहेंगे तो 1 घंटे में और भी पढ़ा सकती हूँ किसी टाइम। कितना टाइम हो रहा है अभी? 10 बज रहे हैं ना, तो शाम के टाइम अगर आप लोग कहेंगे 4, 5, 6 बजे से, जब भी कहिए आप लोग, या तो 5 से 6 रख लीजिए या फिर 6 से 7 रख लेंगे। 6 से 7 ठीक है। तो भी मैं आपको 1 घंटे और क्लास ले लूंगी, आपकी पीवाईक्यू की क्लास ले लूंगी, जितना आपने पढ़ा है उतना पीवाईक्यू क्लास ले लूंगी। एक दिन आपका यूट्यूब पे क्लास नहीं चल पाएगा क्योंकि मेरा नेटवर्क खराब था वेडनेसडे को, तो उसकी क्लास अभी बची हुई है आपकी, तो उसकी क्लास आज मैं ले सकती हूँ संडे को। ओके, और नेक्स्ट वेंसडे जो आने वाला है, बुधवार आने वाला है, उस दिन मैं क्लास आपकी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि उस दिन मैं ट्रेवलिंग में रहूंगी। उसके बाद से मतलब कि 19 को, ओके, 19 को मैं ट्रेवलिंग में रहूंगी, तो उस दिन क्लासेस आपकी यूट्यूब पे लगी हैं, तो उस दिन यूट्यूब की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। आपकी फिर 20 से क्लासेस रेगुलर होगी। ओके, क्योंकि उस दिन मैं ट्रेवलिंग में रहूंगी, तो 19 वाली क्लासेस मैं किसी और दिन आपको संडे को ले लूंगी, तो क्लासेस आपकी कोई मिस नहीं होगी। कौन कौन आ गया है क्लास में? और एक लोग कौन आ गए हैं क्लास में? अभिज्ञान, पूजा, और भी एक लोग हैं। भाई जो आया करो वो तो बता दिया करो ना, कौन कौन क्लास ज्वाइन कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है या तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ? क्लास स्टार्ट किया जाए? हाँ, प्रेजेंट लगा दिया करिए भाई आप लोग। चलिए, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बुद्धिज्म के बारे में। गुड मॉर्निंग दिनेश। ओके, कैसे हैं दिनेश? सब अच्छा है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग बुद्धिज्म में थोड़ा सा पॉइंट है स्थान वगैरह के बारे में, कि कब कौन सी संगीति हुई थी, जो बौद्ध संगीति हुई थी,
तो उसके बारे में बस 2 स्लाइड है, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद से हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जैनिज्म फिलॉसफी। ओके, जैन दर्शन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इनका एक कोट्स हम लोग आज ले लेते हैं। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश करो। जैन धर्म जो है उनका क्या है, वो बहुत ही ज्यादा हिंसा के खिलाफ है। ओके, अहिंसा प्रेमी है वो लोग। तो अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वही के अकॉर्डिंग बोला गया है महावीर स्वामी की कि हर एक जीवित प्राणी के प्रति क्या है, दया रखनी है, घृणा से विनाश करना है। बुद्धिज्म का जो बुद्धिस्ट की जो काउंसिल हुई थी, समितियां हुई थी, वो कौन कौन सी हुई थी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए आपके कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन कौन सी 4 काउंसिल हुई थी। ठीक है, मतलब संगीतियां हुई थी। ये कब कब हुई थी, पाटन मतलब किसके समय में हुई थी। तो पहली जो हुई थी वो कब हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। जो सेकंड वाले थी वो कब हुई थी, कालाशोक में। और थर्ड हुई थी अशोका के टाइम। और फोर्थ हुई थी कनिष्का के टाइम हुई थी। वेन्यू मतलब स्थान, किस किस स्थान पे हुई थी, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंदलमान में। गुड मॉर्निंग राखी। कल वाली क्लास 4 जो पीएम वाली क्लास थी वो मैं ले नहीं पाई थी, इसलिए मैंने कल ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपकी क्लास 10 AM संडे को होगी। ओके, कभी कभी होता है बीच में कुछ काम आ जाते हैं तो क्लास नहीं हो पाती है। अभी मैं घर आई हुई हूँ तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। मैं 20 को पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। ओके, 19 को आप मैं ट्रैवलिंग में रहूँगी, क्लासेज आपकी नहीं हो पाएगी। 20 को मैं पहुँच जाऊँगी अपने वर्क प्लेस पे, तो वहाँ से जो क्लासेज होंगी आपकी रेगुलर होंगी। गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग राखी, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, समझ में आ गया। मैंने अनाउंसमेंट किया था तो इसीलिए कि हो सकता है आपको ना समझ में आया रहा हो। चेयरमैन मतलब कि इसके चेयरपर्सन कौन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, मतलब कौन उसकी अध्यक्षता किए थे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसा राखी नहीं बताया था इसके बारे में, बताने को स्थान के बारे में कल, तो इसलिए मैं स्लाइड ले आई हूँ उसकी। ओके, इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और उसको थोड़ा देख लीजिएगा इसको। एक टॉपिक और देखिए कि ये फर्स्ट पेपर में आता है कि बुद्धिज्म का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई जिसमें बुद्धिज्म का प्रभाव ज़्यादा था, बुद्धिज्म का उसमें होता था पढ़ाई। तो चलिए इसमें देख लीजिए आप लोग, आपके आपके पेपर में भी आ सकता है। इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक दो, किसके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म ज़्यादा चलता था, तक्षशिला जिसमें बुद्धिज्म कल्चर था, उसमें बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। नालंदा किसने स्थापना किया था, बुद्धिज्म की ही देन है। और विक्रमशिला, जो 3 मेजर यूनिवर्सिटी हैं, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये किसकी देन है, ये बुद्धिज्म की देन है। अच्छा बताइए, तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ है। फर्स्ट पेपर का जो लोग एग्जाम दिए हैं वो तो हायर एजुकेशन में ये टॉपिक ही है पूरा, है ना, तो आप लोग जरूर से पढ़ के गए रहे होंगे। तो किसी को याद है अभी तक कि तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ है। वेरी गुड। तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में है। ओके, और नालंदा विक्रमशिला कहाँ है, बाकी लोग भी बताइए। नालंदा और विक्रमशिला बिहार में। वेरी गुड। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, मतलब आपको जिनसे पहचान मिली है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये तीनों किसकी देन है, ये बुद्धिज्म की देन है, बौद्ध धर्म की देन है। तो बड़ी बात है ना। बुद्धिस्ट मोमेंटो एट सांची स्तूप, जो सांची स्तूप एमपी में बनाया गया, वो भी काफी मतलब यूनेस्को के हेरिटेज में आता है। तो ये जो तीनों है ये क्या है, हेरिटेज में, चारों मान के चलिए हेरिटेज है हमारे देश की। तो ये क्या है, ये किसकी देन है, बुद्धिज्म की देन है। सांची का स्तूप, महाबोधि टेम्पल एट कहाँ है, बोध गया बिहार में है। और अजंता की जो केव है, अजंता एलोरा औरंगाबाद में, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। तो जो अजंता की केव है वो भी किसकी देन है, बुद्धिज्म की देन है। मेरे यहाँ से नेटवर्क सही होगा, प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की।
अब हम लोग बात करते हैं जैनिज्म फिलॉसफी की। एक बार मुझे बता दीजिए सबको प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, क्योंकि मेरी मोबाइल में तो बहुत सही चल रहा है। प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को? हाँ, ठीक है। राखी थोड़ा अपना नेटवर्क देख लीजिएगा एक बार आप। जैनिज्म फिलॉसफी, चलिए एक नए दर्शन की बात करते हैं। कौन सा दर्शन हो गया आपका? जैन दर्शन। मैंने पीडीएफ आपको फिलॉसफी की और बौद्ध धर्म की आपको दे दी है। ओके, जैनिज्म की मैं दे दूंगी। जैनिज्म का आप जो देखिए इसको कि जैनिज्म में जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे, और 24वें कौन है? 24वें जो माना गया उनको किसको माना गया है? महावीर स्वामी। ओके, महावीर स्वामी को पहले बताइए आप लोग। जैन धर्म का जो होता है, जो इनका धर्म है वो क्या है? वो तीर्थंकरों के ऊपर है। ओके, ये लोग जो ज्ञान देते हैं उसी हिसाब से जो अनुयायी होते हैं, वहाँ के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ओके, तो पहले का अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। तो जो जो जैन धर्म होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो कैवल्य ज्ञान होता है, मतलब सबसे बड़ा ज्ञान होता है कि ये किसी किसी को होता है, मतलब जो उनके तीर्थंकर हैं उनको कैसा ज्ञान प्राप्त होता है? कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान। ओके, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनको कैवल्य ज्ञान होता है, जिसको बोला जाता है जिन। जिन का मतलब होता है कि विराट। ओके, तो इन्हीं से बना। विराट का मतलब क्या हो गया? महावीर, जो वीरों का वीर हो, महावीर। और जिन से कौन सा आया? जिन से किसकी उत्पत्ति हुई? जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ओके, किसी को नहीं पता पहले तीर्थंकर? पार्श्वनाथ, है ना? पहले तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें किसको माना गया है? महावीर स्वामी को। तो पार्श्वनाथ के समय भी जैन धर्म की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जैन धर्म अपने चरम पे कब पहुंचा? जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने, तब वो अपने चरम पे पहुंचा, मतलब उसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉरी, पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से थे? 23वें थे। और पहले वाले कौन से थे? हाँ, ठीक है। पहले कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव, वेरी गुड। थोड़ा सा करेक्शन कराने के लिए। और पार्श्वनाथ 23वें थे, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। और ऋषभ देव कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव माने जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गई ये बात कि जो जैन धर्म थे उसमें क्या होता है? तीर्थंकर लोग होते थे, उनको क्या होता था? उन्हीं को सिर्फ क्या होता था? कैवल्य ज्ञान प्राप्त। कैवल्य का मतलब है कि सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है जैनिज्म में। ज्ञान का मतलब है जिनको संपूर्ण ज्ञान, एक तरह से आप बोल लीजिए कि क्या है? महावीर स्वामी को और पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और बाकी जितने भी थे, ठीक है, 1 टू लेके 24 तक, इन लोग को क्या हुआ? इन लोग को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब कि संपूर्ण ज्ञान। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई क्या है? पूरा संपूर्ण है, विद्वान, एकदम सब चीज जानता है। तो ऐसे लोग को क्या बोला गया? वहाँ के तीर्थंकर हुए वो लोग। और तीर्थंकर को क्या हो गया? जिन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जिन जिन ज्ञान होता है, जिन ज्ञान से किसका बना? जैन धर्म का निर्माण हुआ है। और ये जिन से क्या हो? मतलब जिसको सबसे ज्यादा काम उस ज्ञान हो उसको बोलते हैं महावीर। ओके, और महावीर से पे क्या बने? महावीर स्वामी बने। ओके, 24वें। तो इतना समझ में आ गया आपको? जैनिज्म फिलॉसफी और जैन फिलॉसफी रिफर्स टू द एंशिएंट इंडिया फिलोसफिकल सिस्टम और जैन रिलीजन। जैनिज्म फाउंडेड अबाउट द 6th सेंचुरी में आया, ठीक है। और बाकी सब तो आपने पढ़ लिया। देखिए ये क्या है? ये जैन धर्म का क्या है? ये जैन धर्म का लोगो है। इनके लोगो में आप देखेंगे कि हाथ है और क्या लिखा है? सबसे बड़ा जो दिखेंगे कि चक्र है। चक्र में क्या है? अहिंसा। जो जैन धर्म है वो सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी अगर कोई धर्म माना जाता है तो वो जैन धर्म ही माना जाता है। इन लोगों का क्या है? अलग अलग चीजें मैंने सुना हुआ है कि ये लोग जो होते हैं, ये लोग मेडिसिन के खिलाफ होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं, अगर आप दवा खा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके शरीर में जितनी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीजें जो है, उससे क्या होती है? वो चीजें वो मर जाती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको मेडिसिन नहीं खाना है।
जो मतलब जो एक तरह से बोल दीजिए कि कट्टर जो फिलोसफर होते हैं, जो जैन धर्म के, वो नहीं खाते हैं, ठीक है? तो मतलब कि सब मिला के आपको ये करना है कि किसी भी तरह से किसी भी जीव की आपको क्या करना है कि आपके द्वारा किसी भी जीव की हत्या नहीं हो सकती। जब मैंने फर्स्ट क्लास में ही आप लोग को पढ़ाया था कि जब भी जैन धर्म के लोग चलते हैं, तो अगर उनके वो इतना बचा के चलते हैं कि एक चींटी भी उनके पैर से न मरे। अगर एक चींटी भी मर जाती है तो भी वो उससे माफी मांगते हैं। और दूसरा क्या है कि ये लोग जो खेतों में पेस्टिसाइड होते हैं उसको भी उपयोग से बचते हैं, नहीं करना चाहते, इसलिए कि जो पेस्टिसाइड का यूज होता है उससे क्या होता है, जो खेतों के जीव जंतु जो मतलब जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस वजह से ये लोग इसका भी परहेज कर रहे हैं। जैन धर्म में इतनी ज्यादा मतलब फाउंडेशन है हर चीज की, इसलिए इन धर्म को कम लोग अपना पाए और ये धर्म बहुत ज्यादा फला फूला है। आप देखेंगे जो जैनिज्म है उसका जो फॉलोवर हैं बहुत ही कम है दुनिया में। तो एक मेन कारण ये भी था कि ये धर्म बहुत ही ज्यादा एक तरह से आप बोलिए कि अहिंसा के प्रति क्या है, कट्टरवादी है। मतलब न दवा खाना है, न पेस्टिसाइड यूज करना है, मतलब बहुत सारी चीजों का इन्होंने है कि ये जो चीजें हैं इनमें इनका पुरजोर विरोध किया गया है। तो जो लोग इनसे जुड़े हैं वो लोग ये सब काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका जो विकास हुआ जैन धर्म का वो थोड़ा सा कम हुआ अकॉर्डिंग टू अदर। अब देखिए बुद्धिज्म में आपने पढ़ा कि क्या है, जो उसमें त्रिरत्न बताए गए हैं और इसमें भी बताए गए हैं, तो सबका क्या है अलग अलग। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, सबका अलग अलग क्या है। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, है ना? आप लोगों की तरफ भी गर्मी हो रही है? पहला इसमें क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तीन ज्वेल, इसमें त्रिज्वल में क्या बताए गए हैं कि हमको क्या रखना है, सही विश्वास रखना है, सम्यक फेथ रखना है, सम्यक नॉलेज रखना और सम्यक कंडक्ट, सही आचरण रखना है। तो ये क्या है, ये जैन धर्म के तीन जल बताए गए, त्रिरत्न बताए गए। ओके। जो एजुकेशन के 2019 से पेपर हुए हैं वो पेपर नहीं मिले, कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आप पीवाईक्यू की एक बुक खरीद लीजिए। ओके राखी, एक आप पीवाईक्यू की बुक खरीद लीजिए और बाकी जितने लोग अभी देख रहे हैं जो नहीं बाद में देखेंगे वो भी ऐसा करें। जिसके पास भी पीवाईक्यू की बुक नहीं है, आप लोग को पीवाईक्यू की बुक बहुत जल्दी ले लेनी चाहिए। ओके, उसमें आपको सारे मिल जाए। आप जो पीवाईक्यू की बुक लेंगे उसमें आप देख लीजिए कि 19 से आपको दिए होंगे, ऐसा लीजिए 18 में लीजिए, किसी किसी में आपको दिखेंगे पहले से दिए 12 से दिए होंगे। तो जो भी मिल जाए मतलब ऐसा रहे कि उसमें 19 से रहे आपको। ओके, किसी का ले लीजिए, अरियन पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन का है, किसी का ले लीजिए, और भी बहुत सारी बुक आती हैं, किसी का भी आप ले लीजिए। लेकिन आप पीवाईक्यू जरूर लीजिए और उसको लगाना शुरू करिए। आप देखिए जैसे पीवाईक्यू आपके पास है, आप उस ईयर का आपने क्या पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ लिया आपने, फिलोसफी का जो मेन चीज था इसमें मतलब एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, इस सब के बारे में पढ़िए। आप खोजना शुरू करिए, आप खुद से खोजिए। आप अपनी पीवाईक्यू की बुक खोलिए, एक एक ईयर का पेपर उठाइए, आप उसमें देखिए कि उसमें बुद्धिज्म से क्वेश्चन आए कि नहीं, कितने आए हैं, तो कितने क्वेश्चन, बहुत आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आप उसको देखिए, आप उसको कोशिश करिए खोज खोज के क्वेश्चन को लगाना। इससे क्या होगा, इससे आपका अगर आप एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब वो 10 में से कम 5-6 तो आपको तैयारी हो जाएंगे फिर। तो इससे आपका प्रॉफिट होगा। जब आपने ठान लिया है कि आपको नेट जेआरएफ करना है, तो नेट जेआरएफ बहुत आसान नहीं है, टफेस्ट एग्जाम। ओके, आपके फील्ड का ये टफेस्ट एग्जाम है। टीजीटी, पीजीटी, सेट कुछ भी होगा सब इससे नीचे है। तो आपके फील्ड का, आप अपने फील्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, नेट जेआरएफ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये एग्जाम पास करने के अलावा आपको पीएचडी में भी एडमिशन लेना है, आपको आगे भी पढ़ना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। सिर्फ एग्जाम पास कर लेना आपका तो नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अपने अंदर आपको रखनी है। ओके, तो सब लोग को क्या करना, मैंने बुक का प्लेलिस्ट दे दिया है आपको, आपने बुक देख लिया। अच्छा, यहाँ तो बुक की प्लेलिस्ट आई नहीं थी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी बुक के बारे में भी, अगर किसी को लेना हो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? तो एक दिन मैं क्लास ले लूंगी, यहाँ पे बुक की ही क्लास ले लूंगी। तो पहले तो बुक खरीद लीजिए, 2-4 बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, और पीवाईक्यू तो आप जरूर खरीदिए, दोनों चीज।
और पीवाईक्यू लगाना अभी से स्टार्ट करिए, आपके पास टाइम है, लेकिन कब टाइम बीत जाएगा ना पता नहीं। अगर आप सोच रहे हैं आज नहीं, कल नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीने बाद शुरू करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टाइम बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा आप लोग को। इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए सब लोग। और जो चीज़ें नहीं आ रही, मैं हूँ आपके साथ, इसलिए मैं खुद बोलती हूँ कि सब लोग मुझसे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें 5 महाव्रत बताए गए हैं, 5 वॉक्स बताए गए हैं, जिसको बोलते हैं 5 महाव्रत, पंच महाव्रत हिंदी में बोलते हैं। ओके, सबको समझ में आ रही है मेरी बात? पंच महाव्रत। और जो लोग न्यू जुड़े हैं, आप लोग भी जल्दी से पीवाईक्यू की बुक तो जरूर खरीद लीजिए, बाकी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ठीक है। और अगर बुक आप खरीद सकते हैं तो 1-2 बुक भी आप खरीद लीजिए, रिसर्च वगैरह की, और 1-2 बुक और भी खरीद लीजिए, जो थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक होते हैं, थोड़ा आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। रिसर्च की एक बुक तो मैं कहूँगी, मैं सब लोग रिसर्च की एक बुक आप लोग खरीद लीजिए। ओके, क्योंकि रिसर्च आपको फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर, रिसर्च बहुत टफ होता है क्योंकि बच्चे पहले से पढ़े नहीं होते हैं, तो वो बहुत टफ लगता है। वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन डीप तरह से अपनी तरीके से आपको भी पढ़ना पड़ेगा उसको। 5 प्रिंसिपल बताए गए हैं, 5 महाव्रत बताए गए हैं। पहला क्या बताया गया है इसमें, अहिंसा। अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का बताया गया है। दूसरा क्या है इसमें, सत्य की बात हुई है। तीसरा अस्तेय की बात हुई है। चौथा किसकी बात हुई है, ब्रह्मचर्य की। और 5वां अपरिग्रह। इसका कोई सीरियल नहीं है, लेकिन आपको बस याद ही करना है कि क्या 5 महाव्रत बताए गए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 में 3 दे दिया, 4 कोई और दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, पहला इसमें क्या हो गया, अहिंसा, मतलब कि जो 5 जो जैन धर्म के फॉलोवर्स होंगे, वो 5 तरीके के महाव्रत लेंगे। मतलब व्रत का मतलब फास्ट, वो जिसको पूरा जीवन उनको अपनाना पड़ेगा, उसको बोला गया है पंच महाव्रत। तो पहला उनको क्या करना रहेगा, अहिंसा का पालन करना रहेगा, जिसको आप लोग भी पढ़ते आए, सुनते आए। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, अहिंसा का पालन करना, हिंसा नहीं करना, कैसे भी करके किसी भी जीव को हत्या नहीं करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। दूसरा इसमें क्या बताया गया है, सत्य, क्या बोलना, हमेशा सत्य बोलना है, सत्य की बात करनी है। ओके, असत्य नहीं बोलना है। तीसरा क्या हो गया, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है डू नॉट स्टील, मतलब कि चोरी नहीं करना। तीसरा कौन सा व्रत बताया गया है इसमें, चोरी नहीं करना। चौथा बताया गया है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और 5वां इसमें बताया गया अपरिग्रह, मतलब कि जो मटेरियल थिंग्स है, पीपल्स है, प्लेस है, कोई भी मटेरियल है, सोना चांदी चीजों का, मटेरियल थिंग्स का क्या करना है, उसका अनावश्यक हमको अनावश्यक उसका मतलब कहने का मतलब है कि अनावश्यक उसको रखना नहीं है। ओके, मतलब जितनी जरूरत है आपको, चाहे पैसा की, धन दौलत की, जितनी आपको जरूरत है, उतना ही आप उसको अर्जित करिए, उतना ही आप उसको संग्रहित करिए। ओके, स्टोरेज का मतलब इसमें ये कहना चाह रही हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, अपरिग्रह, मतलब कि जितना आपको जरूरत है उतना आप रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करिए, हमेशा सत्य बोलिए, और अहिंसा का पालन करिए। तो 5 महाव्रत आपको बता दिए गए, और इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। आप पहले इसको देख लिया, मैं जितने टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ वो वही पढ़ा रही हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या बताया गया है, 4 फोल्ड। 4 फोल्ड, 4 फोल्ड आपने उसमें भी पढ़ा था, नहीं उसमें 8 फोल्ड था। बुद्धिज्म में क्या है, 8 फोल्ड है, और इसमें जैनिज्म में क्या बताया गया, 4 फोल्ड। दोनों में एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पहले आप बुद्धिज्म की नोट्स बनाइए, उसके बगल में आप जैनिज्म की नोट्स बनाइए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। जब एक बार याद कर लेंगे आप ना बुद्धिज्म, तो आपको जैनिज्म में कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन अच्छे से बचड़ते याद होना चाहिए। तो इसमें 4 फोल्ड क्या क्या बताया गया है, नॉलेज, फेथ, ब्लिस, पावर, मतलब कि सही हमको नॉलेज रखना है, सही विश्वास रखना है, और सही आनंद, परम आनंद, मतलब हमेशा खुश रहना है, और क्या करना है, पावर, अपने अंदर शक्ति रखनी है। तो 4 फोल्ड आपके ये हो गए। अब हम देखते हैं इसका एपिस्टेमोलॉजी। इसकी जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या हो गया, चलिए बताइए आप लोग, मेटाफिजिक्स क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था उसको। मेटाफिजिक्स का मतलब, जैन धर्म में मेटाफिजिक्स के बारे में बात हुई है, लेकिन जितना बातें एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बात हुई है, उस हिसाब से मेटाफिजिक्स के बारे में कम बात हुई है, और इसकी एपिस्टेमोलॉजी काफी ब्रॉड है। मेटाफिजिक्स क्या वो होता है, और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, पूरा बताइएगा।
अभिज्ञान भौतिक जगत क्या, कौन सा? मेटाफिजिक्स का मतलब है तत्व मीमांसा। ओके, किस तत्व से मिला है, भौतिक चीजें उसकी क्या क्या यूज हुई है, किस पदार्थ से मिलकर बना है, इसको बोलेंगे मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ज्ञान मीमांसा। ओके, इसमें किसकी बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है कि जो ज्ञान मिलता है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जो ज्ञान मिलता है हमको वो कैसे मिलता है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसको बोलेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मेन मतलब क्या हो गया, ज्ञान मीमांसा। और अभी हम किस में पढ़ रहे हैं इसको, जैन धर्म में पढ़ रहे हैं। तो यानी जैन धर्म के अकॉर्डिंग हमको ज्ञान कैसे मिलता है, उसको बोलेंगे जैन धर्म की एपिस्टेमोलॉजी। तो जैन धर्म में की जो ज्ञान होता है वो दो तरीके से मिलता है। ओके, पहला इसमें बताया गया मीडिएट नॉलेज एंड इमीडिएट नॉलेज। मीडिएट का मतलब क्या होता है, परोक्ष नॉलेज, और इमीडिएट का मतलब क्या होता है, अपरोक्ष नॉलेज। ओके, तो दो तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है, मीडिएट और इमीडिएट, परोक्ष और अपरोक्ष नॉलेज। तो इसको अभी थोड़ा सा आप इसको और देखिए, इसमें क्या कहते हैं। तो मीडिएट जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। मीडिएट का मतलब मति एंड श्रुति। जो नॉलेज हमको मन के द्वारा मिलती है उसको बोलते हैं मति नॉलेज, और जो नॉलेज हमको श्रुति के द्वारा मिलती है मतलब सुनने के द्वारा, उसको बोलते हैं श्रुति नॉलेज। ओके, ये बताइए, अगर मान लीजिए आपने हमसे पूछा कि मैम आपकी तबीयत कैसी है, नहीं है आप, हाँ ठीक है, आपने आपने मुझसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, और मैं आपको बताई कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आपको नॉलेज कैसी हुई, मेरी भाषा के द्वारा सुन के नॉलेज हुई आपको। तो वो नॉलेज कैसी हो जाएगी, श्रुति, यानी जो आपको लिसन करके पता चला। और अभी मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, थोड़ा लेजीनेस लग रहा है मुझे, और मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, या फिर कोई मुझे प्रॉब्लम है, मुझे मतलब ये हिंदी ही है, राखी ये हिंदी ही है। देखिए मति श्रुति का हिंदी होता है इमीडिएट, और इमीडिएट का मैंने लिखा है परोक्ष या अपरोक्ष। जब इसका गूगल में ट्रांसलेट हो रहा है ना तो वो दूसरा हो जा रहा है, इस वजह से मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है, परोक्ष या अपरोक्ष। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं इमीडिएट को परोक्ष और इमीडिएट को अपरोक्ष। और मति श्रुति तो हिंदी ही है। तो इमीडिएट नॉलेज का आपका जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको वो चीज सुन के पता चला कि मैम की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपको नॉलेज कैसा हुआ, आपको लिसन करके नॉलेज हुआ और मीडिएट हुआ आपको, ठीक है। और दूसरा क्या है, मति के द्वारा, मतलब आप अपने मन के द्वारा कोई चीज नॉलेज ले रहे हैं। मैं अच्छे से क्लास में पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं परेशान हूँ, आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, कुछ भी चीजें को आप क्लियर कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तो आपको कैसे पता चला ये नॉलेज, ये नॉलेज आपको अपने मन के द्वारा पता चला। इसको कौन सी नॉलेज बोलते हैं, मति। तो मति एंड श्रुति दोनों क्लियर हुआ आपको, क्लियर हुआ। इमीडिएट नॉलेज में दो नॉलेज आपको डिवाइडेशन हो गया है, मति एंड श्रुति का। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, इमीडिएट। इमीडिएट नॉलेज का मतलब है कि इसमें क्या है, इसमें तीन तरीके की नॉलेज आती है। अपरोक्ष, पहला आता है अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है, टाइम। ओके, मन पर आया। और तीसरा क्या होता है, कैवल्य ज्ञान। अवधि, अवधि का, अवधि नॉलेज का ये मतलब होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको समय का ज्ञान हो जाता है। जैसे किसी बाबा वगैरह को अपनी कुंडली दिखाएं, आप अपना हाथ दिखाएं, कुछ भी चीजें दिखाएं, तो उसमें क्या होता है, उनको उनको आपको आपका हाथ देख के, आपकी कुंडली देख के, ऐसे भी देख के आपके समय का उनको पता चल जाता है कि आपके आने वाले फ्यूचर में क्या चीजें होने वाली है और आपके पास में क्या होगा, जो कुछ भी उनका रहता है कुछ लोग को ऐसा पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया, अवधि का नॉलेज है, इसको बोलते हैं अवधि का नॉलेज, यानी वो टाइम का नॉलेज है। दूसरा आपका क्या है, मन पराय, मतलब पराये लोग का आप मन पढ़ लेना, उसको बोलते हैं मन पराय, है ना। आजकल जो चले हैं बागेश्वर बाबा, सब लोग जानते हैं ना, वो पर्चा निकाल देते हैं, तुरंत आपके मन की बात वो समझ जाते हैं और पर्चा लिख देते हैं। बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बनते जा रहे हैं। तो उनको कौन सा नॉलेज बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा मन पराय, यानी किसी के मन की बात को समझ लेना, उसको बोलते हैं मन पराय नॉलेज। और तीसरा होता है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान का मतलब कि ओवरऑल नॉलेज, जिसको सब कुछ पता है, उसको
उसको अवधि भी पता है, उसको मन पराय भी पता है, उसको सारी चीजें पता है। ओके, तो इसमें आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मीडिएट नॉलेज एंड इमीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज में आपने मति पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा? श्रुति पढ़ा। और इमीडिएट नॉलेज में क्या पढ़ा? अवधि, मन पराय और कैवल्य। तो जो इसकी एपिस्टेमोलॉजी है वो क्या बताती है कि ज्ञान की प्राप्ति हमको किस तरीके से होती है? 5 स्रोतों से होती है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। दृष्टिकोण भी क्या होता है? क्या पूछ रही हैं राखी? दृष्टिकोण, चलिए अब हम इसकी क्या देखते हैं? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या हो गया आपको? तत्व मीमांसा। तो आप एपिस्टेमोलॉजी इसकी समझ गए। अब इसमें देखते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में देखते हैं। मेटाफिजिक्स में किसकी बात होती है कि कोई भी चीज बनी है तो किन तत्वों से बनी है? तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म किसकी बात होती है? अनेकवाद की बात होती है। अनेकांतवाद। ओके, अनेकांतवाद जो है इसमें ये बताता है कि जो दुनिया है, वे जितने भी तत्व हैं वो किससे बने हैं? वो बहुत सारी चीजों से बने हैं। और इसमें डिवाइडेशन हुआ लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में, जीव और अजीव में डिवाइडेशन हुआ है। जीव एंड अजीव। ओके, लिविंग नॉन लिविंग की मैं हिंदी नहीं लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो बताया गया है जीव एंड अजीव, उसकी हिंदी लिख रही हूँ। ओके, अनेकांतवाद। मेटाफिजिक्स में ये बताया गया है कि जो दुनिया है वो कैसे बनी है? अनेकांतवाद का इसमें दिया गया है, टर्मोलॉजी दी गई, जिसका ये मतलब हुआ कि दुनिया बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है और उसको फर्दर उसको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड किया गया। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अगर हम उसकी मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं तो मेटाफिजिक्स यही बोलता है कि तत्व मीमांसा की कोई भी तत्व बना है तो किससे मिलकर बना है? तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी तत्व जो है वो किससे मिलकर बना है? सब्सटेंस से मिलकर बना है। ओके, तो सब्सटेंस मतलब कि कोई पदार्थ से कुछ न कुछ मिलकर मिलकर बना है। अगर इसकी मेन मीनिंग देखेंगे जैनिज्म के अकॉर्डिंग तो इसमें बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ किससे बना है? कोई न कोई द्रव्य से मिलकर बना है, जिसको बोला गया है सब्सटेंस। और ये द्रव्य दो तरीके से डिवाइड हुए हैं, एक्सटेंडेड एंड नॉन एक्सटेंडेड। इसको बोलते हैं विस्तारित या गैर विस्तारित, और अगर जैनिज्म में देख रहे हैं तो इसको आस्तिकाय और अनास्तिकाय बोलते हैं। एक्सटेंडेड का मतलब ये हो गया कि जो चीजें रखने के लिए स्थान घेरती हैं उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड, जो स्थान घेरती हैं। एक्सटेंडेड का मतलब होता है जो स्थान घेरती है। मान लीजिए मेरे पास क्या है? मेरे पास ये माउस है। ओके, मेरे पास ये पेन है। तो ये क्या करता है? ये रखने के लिए स्थान घेर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। और जो चीजें रखने के लिए स्थान नहीं घेरती हैं वो चीजें क्या कहलाती हैं? नॉन एक्सटेंडेड। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको रखने के लिए स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है? बताइए। तो एक्सटेंडेड में क्या आ जाएगा? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे लिविंग थिंग्स कोई भी चीज है, क्या है? कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्लांट्स है, ये सब क्या है? ये किसी स्थान पे है तो स्थान घेर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएंगे? लिविंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में बाकी जो पेन है, माउस है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो ये चीजें जहाँ रहती हैं वो क्या होती हैं? स्थान घेरती हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड। और अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो नॉन एक्सटेंडेड। ठीक है, नहीं, जो एक्सटेंडेड है उसका पार्ट हुआ है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, और जो नॉन एक्सटेंडेड है यहाँ आपका, इसका कोई पार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब आगे डिवाइडेशन नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ एक ही नॉन एक्सटेंडेड। जैसे कि आप मान लीजिए जो चीजें स्थान नहीं घेरती, क्या नहीं स्थान घेरती? अच्छा, विज्ञान बता रहे हैं समय, विचार, भावनाएं। जैसे कि नॉन एक्सटेंडेड का मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या है? हवा, ओके, रोशनी, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें
स्थान नहीं घेरती हैं। बाकी समय, विचार, भावना ये तो अलग बात है, ये पदार्थ नहीं है ना। इसमें किसकी बात हो रही है? सब्सटेंस की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है कि पदार्थ क्या होता है कि कोई चीज किसी न चीज से मिलकर बना हुआ है, हम उसकी बात यहाँ करें। हवा, हवा के अंदर पदार्थ है कि नहीं? विचार के अंदर क्या पदार्थ है? समय के अंदर क्या पदार्थ है? भावना के अंदर क्या पदार्थ है? बताइए। ये तो हमारी फीलिंग्स की बात है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं रखा गया है, ये फीलिंग्स की बात है। ये आपकी बात हो जाएगी एक्सियोलॉजी, आप इसको बोल सकते हैं। ओके, मूल्य मीमांसा की बात आप कर रहे हैं विज्ञान। भावना, समय, विचार ये आपकी एक्सियोलॉजी में आएगी। मूल्य मीमांसा पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तत्व मीमांसा की, इसमें तत्व की बात की जाएगी कि कोई भी चीजें किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है। आ गया विज्ञान समझ में आपको? गुड। एक्सटेंडेड का मतलब कि जो चीजें स्थान घेरे, नॉन एक्सटेंडेड का मतलब, नॉन का मतलब नहीं, सिंपल सी बात है, वो स्थान नहीं घेरे। तो हवा हुआ, रोशनी हुआ, तो वो क्या करता है? ये सब चीजें स्थान नहीं घेरता है। और एक्सटेंडेड का मतलब द्रव्य, जिन चीजों से मिलकर सब्सटेंस बना है। तो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स भी किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना ही हुआ होता है। अभी जैसे पेन है तो किसी न किसी चीज से बना, ये प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी ऐड। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं स्यादवाद। आपने सुना होगा स्यादवाद के बारे में, या कुछ कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो इसमें बात की जाती है, जैन धर्म में आपसे क्वेश्चन आते हैं, स्यादवाद के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी चीज को देखने के 7 पॉइंट होते हैं। स्यादवाद का मतलब होता है कि परसेप्शन, शायद, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शायद या स्याद। और इसका होता है कि इसको एक तरह से देखते हैं कि व्यू पॉइंट। ओके, व्यू पॉइंट। स्यादवाद का मतलब है कि किसी चीज को देखने के आपको क्या क्या परसेप्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि किसी भी चीज को देखने के 7 तरीके के व्यू पॉइंट होते हैं। स्याद का मतलब होता है कि शायद। अभी मान लीजिए कि आपके पास इसमें जो बताया गया है, एक हाथी के बारे में बताया गया। ओके, हाथी बनाना मुझे आता नहीं है। ओके, हाथी समझ लीजिए इसको। इसके 4 पैर हैं। ओके, अच्छा लग रहा है। तो चलिए, शायद बात के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, हाथी को देख रहे हैं, तो सबको ये जो मैंने हाथी बनाया है, सबका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग अलग है। मान लीजिए किसी ने हाथी को पोज को पहले देखा तो अलग तरीके से उसको क्लेरिफाई करेगा, किसी ने पैर पहले देखा तो वो अलग तरीके से क्लेरिफाई करेगा, किसी ने आंख देखा तो आंख जैसी नहीं लग रही, कुछ और ही सोच रहा होगा। तो इनका अकॉर्डिंग बताया गया है कि किसी भी चीज को देखने के क्या होते हैं, 7 तरीके के व्यू पॉइंट होते हैं। यही बोला गया है स्यादवाद में, मतलब एक नजरिया जिसको बोलते हैं कि शायद, शायद वो ऐसा हो, शायद वो वैसा हो। मतलब कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, श्योर नहीं है, आप शायद को लेके चल रहे हैं, मतलब आप पूरी तरह से क्या है, सर्टेन नहीं है। ओके, ये आपका होता है स्यादवाद, जिसको बोलते हैं एक तरीके से प्रिडिक्शन, कि शायद वो ऐसा हो सकता है, शायद वो वैसा हो सकता है। ओके, जैन धर्म में जो फायदा है, किसी भी चीज को आप पूरी तरह से 100% तरह से श्योरिटी नहीं दे सकते। उसमें क्या करना, उसमें शायदवाद का फॉलो करना है कि शायद ये ऐसा है, शायद ये हाथी नहीं है। ओके, और इसमें जो 7 तरीके की चीजें बताई गई हैं, इन सातों का मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन इतनी डीप में चीजें कभी पूछी नहीं गई हैं और ना ही पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है, कि शायदवाद के सातों व्यू पॉइंट है क्या, लेकिन मैंने आपको दे दिया है, अगर जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। ओके, शायद अस्थि, शायद नास्ति, शायद अस्थि नास्ति, ठीक है, तो इन सबको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़। लेकिन ये चीजें आती नहीं है, कभी पूछी नहीं गई हैं, और मुझे लगता भी नहीं कि पूछी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप है। बस आप शायदवाद ही समझिए। प्रमाण, जो जैन धर्म है, किस 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 प्रमाण को मानते हैं, डायरेक्ट प्रमाण को, इन्फ्रेंस को और टेस्टिमोनी को। डायरेक्ट मतलब कि अभी जो हम लोगों ने बात किया कि प्रत्यक्ष चीजों को, है ना, मति श्रुति वाला जो भी आप देखे थे, प्रत्यक्ष और परोक्ष नॉलेज जो आप देखे थे उसको, तो ये किसको मानता है, ये डायरेक्ट नॉलेज को मानता है, और अनुमान को मानता है, इन्फ्रेंस को मानता है, और वर्बल टेस्टिमोनी को मानता है, किस शब्द के द्वारा नॉलेज। तो 3 तरीके की चीजों को, 3 तरह के प्रमाण को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्या है, बारिश हो रही है तो आपको दिख रही है। ओके, तो वो क्या है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है।
कि बारिश ही हो रही है, तो वो उसको देख के क्या होता है, हमको प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि बारिश हो रही है। तो ये किस में आ जाएगा, डायरेक्ट में आ जाएगा। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि अनुमान। इसका एग्जाम्पल क्या है कि गीली मिट्टी देख के ये पता लगाया जाता है कि क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, अगर यहाँ गीली मिट्टी है तो यानी बारिश हुई थी, तो बारिश का अनुमान लगाया गया, इसको बोलते हैं इन्फ्रेंस बोलते हैं। और वर्बल टेस्टिमोनी, किसी ने अपने मन से, किसी ने अपने वर्ब के द्वारा, किसी ने अपने शब्द के द्वारा बताया कि आज बहुत बारिश हुई थी, तो भी हमको इसका पता चलता है कि हाँ, आज बहुत बारिश हुई थी, और हम इस पे विश्वास करते हैं, मतलब प्रमाण होते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग 3 तरीके के प्रमाण को वो मानता है। आपके ये फर्स्ट पेपर में भी है ना, इंडियन लॉजिक में ये चीजें हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग में, तो इसको आप इसको देख लीजिएगा, वहां पे पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो डायरेक्ट, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमोनी, काफी अच्छा है ये डायरेक्ट प्रमाण और इनडायरेक्ट प्रमाण जो होता है। तो इसमें देखिए डायरेक्ट, इन्फ्रेंस और टेस्टिमोनी, ये 3 चीज समझ में आ गया। जैसे इसका एग्जाम्पल है वर्बल टेस्टिमोनी का, आप इसको रखिए कि मान लीजिए आपने अपना बचपन नहीं देखा, आपको अपना बचपन नहीं याद है, लेकिन आपको कोई बताया कि बचपन में तुम ऐसे करते थे, है ना, बचपन में तुम क्या करते थे, चॉकलेट नहीं मिलता था तो पूरी तरह से कूद जाते थे, लौट जाते थे, एकदम हाथ पैर पटकने लगते थे, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बचपन में तुम ये करते थे, बचपन में तुम वो करते थे, बहुत चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, या फिर तुमको बचपन में ये वाली चॉकलेट पसंद थी, बचपन में तुमको वो पसंद थी। तो आपने अपना बचपन नहीं, याद नहीं है आपको, आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको दूसरे की बातों से सुन के, दूसरे के शब्द से सुन के आपको क्या हुआ, आपको चीजों का नॉलेज हुआ और आपने उस पर विश्वास किया। इसको क्या बोलेंगे, वर्बल टेस्टिमोनी। अनुमान मतलब अनुमान के द्वारा, आपने किसी चीज के अनुमान के द्वारा आपने पता लगा लिया, और प्रत्यक्ष के द्वारा, अगर आपको जो चीजें प्रत्यक्ष दिख रही है तो उसके द्वारा। तो 3 प्रकार के प्रमाण इसमें होते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म में किसकी बात हुई है, पुद्गल की बात हुई है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? अब ये मैं आगे की क्लास में आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि पुद्गल और पुद्गल के साथ आपको बॉन्डेज लिबरेशन का ये जो चारों बताना पड़ेगा, तो इसमें आपको करीब 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ इसको, तो इसको काफी समझाना पड़ेगा जो लोग नए हैं। तो अभी अभी जितना पढ़े उससे आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार और दोहरा दूं। आप लोग बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? उत्कृष्ट काउंसिल की बात हुई कि 4 तरह की काउंसिल हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ओके। और ये इस समय में आप देख लीजिएगा किस किस समय में हुई थी, उसका विनस क्या क्या था, ईयर क्या था, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन की बात क्या होती है इसमें, कि बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। इन्होंने तक्षशिला बनवाया था, जो मेजर यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और विक्रमशिला। और भी बाकी जो यूनेस्को के धरोहर में शामिल है, सांची का स्तूप जो कि बनवाया गया था बुद्धिज्म के द्वारा, और गया बिहार का जो है महाबोधि टेम्पल है, और अजंता केव। जैनिज्म की बात हुई थी कि जैन धर्म के क्या है, जो पहले प्रवर्तक है वो कौन है, ऋषभदेव है, 23वें पार्श्वनाथ है, और 24वें क्या है, महावीर स्वामी है। जैन धर्म किससे आया, जिन से आया, जिन से क्या बना, जैन धर्म बना। और इसमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि संपूर्ण ज्ञान। अब वो किसको होता है, जो उनके तीर्थंकर होते हैं उनको होता है। जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी क्या आप देखिए, इसका लोगो है, ओके। इसमें किसकी बात हो रही है, अहिंसा की बात होती है। पूरी तरह से ये लोग अहिंसा को ही फॉलो करते हैं। इसमें 3 प्रकार के ज्वेल्स बताए गए हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। मतलब हमको सही विश्वास रखना है, सही ज्ञान रखना है, और सही आचरण का है। और 5 महाव्रत बताए गए हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्म एंड अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है कि नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब है कि हमेशा क्या बोलना है, ओनली स्पीक ट्रूथ बोलना है। और अस्ते का मतलब है कि डू नॉट स्टील, मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके चलना है। और अपरिग्रह का मतलब कि जितनी आपको चीजें जरूरत हो उतनी ही मटेरियल थिंग्स का हमको स्टोरेज करना है। 4 फोल्ड बताया गया है। 4 फोल्ड में कौन कौन है, नॉलेज है, ज्ञान, फेथ रखना है, ब्लिस मतलब परम आनंद, और पावर, शक्ति।
एपिस्टेमोलॉजी में इसका मतलब ज्ञान की प्राप्ति हम कैसे करते हैं। इसमें दो तरीके से ज्ञान प्राप्ति बताया गया, मीडिएट नॉलेज एंड इमीडिएट। मीडिएट का मतलब परोक्ष और इमीडिएट का मतलब अपरोक्ष नॉलेज। मीडिएट दो पार्ट में बताया गया है, मति एंड श्रुति। जो नॉलेज हमको मति से प्राप्त, किसी चीज को मतलब समझ के प्राप्त हो, मन से प्राप्त हो, बुद्धि से प्राप्त हो, वो क्या हो जाएगा मति नॉलेज। श्रुति नॉलेज का मतलब हो गया कि कोई भी नॉलेज हमको जब सुन के प्राप्त हो उसको बोलते हैं श्रुति नॉलेज। इमीडिएट का मतलब होता है अवधि, अप्रोच नॉलेज। और इसमें क्या क्या पार्ट है, अवधि, मन पराय, केवल। अवधि का मतलब जब टाइम का ज्ञान हो, अवधि 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 तो आप समझ ही रहेंगे ना, टाइम को बोलते हैं अवधि, तो इससे आप इसको क्रिएट करके याद रखिएगा। अवधि का मतलब है जब आपको टाइम का नॉलेज हो जाए। मन पराय मतलब मन पराय मतलब पराय लोगों के मन के बारे में पता चल जाए। और तीसरा क्या है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति, ओवर जो संपूर्ण ज्ञान है, ओवरऑल ज्ञान है। मन पराय दूसरों का और अवधि मतलब जब समय का ज्ञान हो जाए। अब इसकी देखते हैं हम लोग मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में क्या बताया गया है कि तत्व मीमांसा, कि कोई भी चीज बना है तो किन तत्वों से मिलकर बना है। तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म बोला गया है कि कोई भी तत्व किससे मिलकर बना है, अनेकांतवाद, अनेक चीजों से मिलकर बना हुआ है। जिसमें दो पार्ट में बांटा गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव या फिर जीव और निर्जीव। सब्सटेंस, सबसे इन्होंने बताया कि कोई भी चीज कोई भी किन पदार्थ से मिलकर बना है, तो पदार्थ का नाम दिया गया स्पेशल, जिसको बोलते हैं सब्सटेंस, द्रव्य से मिलकर बना है। इसमें एक्सटेंडेड है और नॉन एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो स्थान घेरती है उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड, और जो स्थान नहीं घेरती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड में लिविंग नॉन लिविंग चीजें स्थान घेरती हैं, और नॉन एक्सीडेंट का मतलब ऐसी चीजें जो स्थान नहीं करती। तो कौन कौन सी, इससे हवा हो गया, रोशनी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जो स्थान नहीं करती हैं। शादवाद, शादवाद का जिसमें टर्म यूज होता है मतलब कि व्यू पॉइंट से होता है कि किसी भी चीज को देखने के क्या होते हैं, 7 तरीके के व्यू पॉइंट बताए गए हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को आप क्या भविष्यवाणी करते हैं या फिर उसकी प्रिडिक्शन करते हैं। ओके, तो 7 बात तक आपको क्लियर हो गया। बाकी ये सातों उसके बाद है। प्रमाणा की बात हुई थी, इसमें 3 तरीके के प्रमाणों को माना गया है, डायरेक्ट, इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी के बारे में। कोई भी चीज हमको जो प्रत्यक्ष नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इन्फ्लुएंस का मतलब अनुमान के द्वारा, और टेस्टिमोनी का मतलब क्या है, वर्बल नॉलेज, मतलब कि शब्द के द्वारा हमको नॉलेज प्राप्त हो। बता दूंगी अपना विज्ञान नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी आप लोग को। ओके, तो आज आप लोग इवनिंग में क्लास करेंगे। इवनिंग में अगर क्लास करनी है तो बताइए। इवनिंग में आपकी क्लास 6 PM से रख सकते हैं, ठीक है, 6 to 7 PM। अगर संडे है, अगर आप लोग को थोड़ा कहीं घूमना जाना, कहीं जाना फिरना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप खाली हो, क्लास करना चाहते हो तो बताइए। 7 to 8, ओके, ठीक है, 7 to 8 भी रख सकते हैं। और बाकी लोग क्लास में आना है। ओके, तो ठीक है, आपकी 7 to 8 ही क्लास रख देते हैं। 7 to 8 आपकी क्लास रख देते हैं, जिसमें हम लोग PYQ देख लेते हैं। ओके, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा। क्या क्या पढ़ेंगे आप, फिलोसफी पढ़ लेंगे, जो मैंने पढ़ाया बुद्धिज्म पढ़ लीजिएगा, और जैनिज्म, इतना पढ़ के आइएगा आप लोग, जिसमें हम लोग PYQ देख लेंगे आज। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पिन करते हैं। वेलकम अभिज्ञान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, वेलकम। ठीक है, मिलते हैं हम लोग 7 बजे।